मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्रेमर नियम के बारे में पढ़ा था कि सारणिकों का क्रेमर नियम है वो क्या होता है और उसको किस प्रकार से उसके द्वारा हम चर मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रेमर नियम आपको बताया गया था और कल का था ब्रेक, तो क्रेमर नियम को एक बार स्टार्टिंग में आपको बताया था ताकि आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को सोल्व कर सकें। आज हम उसकी थोड़ी सी डिटेल और पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर और है वो मैटर पढ़ेंगे और उसके बाद में एक आव्यूह सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में मुझे नहीं लगेगा कि आपके किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्रेमर नियम का थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था पहले उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या है क्रेमर नियम? देखो, क्रेमर नियम के अंदर आपके पास समीकरण निकाय होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास समीकरण निकाय जैसे थी a1x प्लस b1y इज इक्वल c1, एक नंबर समीकरण तो ये थी, और दो नंबर समीकरण थी a2x प्लस b2y इज इक्वल c2, ये है आपकी सेकेंड नंबर इक्वेशन। इसको क्रेमर नियम सारणिकों से हल करते हैं तो पहले हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा a1 a2, यानी अक्ष के गुणांक यहाँ आ गए, यहाँ आ गए y के गुणांक, ठीक है, यहाँ आ गए आपके चरमान और यहाँ आ गए कांस्टेंट वैल्यूज। क्लियर? अब क्रेमर नियम से जब इसको हल करते हैं तो आपके पास एक होती है मुख्य सारणिक जिसको बोलते हैं अपन डेल्टा, उसके अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं जो अक्ष और y के गुणांक होते हैं। तो ये आ गया a1 a2 b1 b2, आपको पता है। और उसके बाद में डेल वन दो सारणिक और आएगी। तो प्रथम स्तंभ में अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को प्रवेश करवा दें c1 c2 b1 b2 तो डेल वन आएगी। इसके अलावा अगर दूसरे स्तंभ में, पहले स्तंभ को एज इट इज रखूँगा जो ये वाला है, और दूसरे स्तंभ में मैं कांस्टेंट वैल्यू को प्रवेश करवा दूँ तो ये बन जाएगा डेल टू। और इनका मान ज्ञात करने के बाद में आप अक्ष और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करते थे। तो अक्ष की वैल्यू तो आपके पास आती थी डेल वन अपॉन डेल और y की वैल्यू आती थी डेल टू अपॉन डेल। ये काम आप पिछली क्लास में कर चुके। अब आपने पीछे समीकरण निकाय और भी पढ़े हैं, पिछली क्लासों में आप पढ़ कर आए हैं कि इस प्रकार से आपको यदि दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय दे दिए जाते हैं तो उनके हम ग्राफ बनाते थे, पहले ग्राफ बनाते थे या फिर उनको सोल्व करते थे और यहाँ से हम अक्ष और y के मान निकालते थे और हमें अक्ष और y के मान कुछ न कुछ प्राप्त होते थे। तो ऊपर वाली ये जो समीकरण है यहाँ पे पीछे वाला थोड़ा सा मैं बता दूं, पीछे आप थोड़ा सा अध्ययन करके आए हैं और वो क्या है, वो क्या पढ़ा है आपने, इनके गुणांकों की कंडीशन पढ़ी है आपने। पहली कंडीशन क्या है वो देखो भाई, इन दोनों से हम ग्राफ बना सकते थे। ग्राफ बना सकते थे तो ग्राफ है वो तीन प्रकार के बनते थे। या तो ग्राफ है वो बनता था आपका प्रतिच्छेदी, या रेखाएं मिलती थी समांतर, या मिलती थी संपाती, यानी दो रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर स्थित है, ये दो ही रेखाएं हैं, ये दो ही, ये क्या हो गया संपाती। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्थित होना। तो प्रतिच्छेदी जब होती थी उस स्थिति में आपको पता है कि दोनों रेखाएं हैं एक बिंदु पर ही काटती है, एक बिंदु पर काट दी है तो यहां आपको जो हल मिलेगा वो मिलेगा अद्वितीय, यानी कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। रेखाएं जब समांतर होती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और कभी नहीं काटती उस स्थिति में इस समीकरण निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं होता, किसी भी हल का एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर संपाती होती है उस स्थिति में, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही स्थित है, इसका मतलब पहली रेखा के सारे बिंदु दूसरी रेखा के सारे बिंदु को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब इस प्रकार की जो आपके पास समीकरण निकाय होगी उसके हल आएंगे अनंत। कितने हल आएंगे? अनंत। ठीक है, और इसके बाद में समीकरण निकाय की बात होती थी कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत। तो ध्यान देना, जब दो रेखाएं आपस में चाहे एक बिंदु पर ही मिले, अगर वो टच होती है, आपस में क्रॉस करती है, आपस में मिलती है, तब तो समीकरण निकाय होता है संगत, वरना होता है असंगत। तो यहाँ प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर मिल गई, इसका मतलब इसका समीकरण निकाय था संगत। क्लियर? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती, इसका मतलब ये समीकरण निकाय है आपका असंगत। और अनंत है तो इसमें तो ये तो मिलती रहती है, तो इनकी संगति हो गई, तो ये समीकरण निकाय भी कैसा है? संगत है। अब इनकी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी वो देखो,
पहली कंडीशन, अपने को केवल समीकरणों को देखकर ही पता लग जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कि समांतर बनेगा कि समपाती बनेगा। वो बनेगा इसे गुणांकों की तुलना करने पर। आपके पास a1 और a2 है, इसको आपने अनुपातों के रूप में लिया। आपके पास b1 और b2 है, इनको अनुपातों के रूप में लिया। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं आते हैं, इस स्थिति में आपके पास जो हल है, सॉल्यूशन है, वो कैसा मिलेगा? अद्वितीय मिलेगा, क्योंकि इनका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। और समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। क्लियर है? ये तो है आपका पहला पॉइंट। इसके बाद में दूसरा, आपने a1 बट्टे a2 निकाला, ये बराबर आ गया b1 बट्टे b2 के, बराबर आ गया इसका मतलब ये कंडीशन तो संतुष्ट नहीं है। फिर आपने c1 बट्टे c2 के साथ में चेक किया, वो जो इसके बराबर नहीं आया, इसके बराबर नहीं आया, तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समांतर। और समांतर बनेगा तो उसका कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, सिंगल सॉल्यूशन भी नहीं आएगा इसका। और समीकरण निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। क्लियर? इसके बाद में ये कंप्लीट। अब तीसरा और लास्ट, आपने a1 बट्टे a2 निकाला, जो b1 बट्टे b2 के बराबर आ गया। तब क्या करते थे? c1 बट्टे c2 से चेक करते थे, ये भी आ गया बराबर। ये तीनों ही आपस में बराबर आ गए। इस प्रकार की समस्या है, उसका ग्राफ बनेगा समपाती। और जब समपाती बनता है तो हल कितने आते हैं? अनंत हल आते हैं। और समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तो इस स्थिति में ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, इस स्थिति में ग्राफ बनेगा समांतर, और इस स्थिति में ग्राफ बनेगा समपाती। क्लियर है? तो यहाँ इस प्रकार की कंडीशन यहाँ लागू होती है, वो कंडीशन यहाँ भी लागू होगी। यहाँ किस प्रकार से लागू होगी वो आप समझें। तो ये जैसे ये तीन कंडीशन यहाँ है, वैसे ये तीन कंडीशन यहाँ भी लगेगी। और ये तीन कंडीशन लगने के लिए यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो। तो यहाँ क्या नियम, इसके जो नियम है वो क्या है, वो ध्यान से सुने। नियम, पहला नियम क्या कहता है कि यदि आपके पास जो डेल है वो 0 के बराबर नहीं है, तब इसके जो हल आएंगे, समीकरण निकाय के जो हल आएंगे वो आएंगे आपके अद्वितीय। कैसे आएंगे? अद्वितीय हल आएंगे, यानी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, उसमें x की भी एक वैल्यू आएगी, y की भी एक निश्चित मान आएगा। और इसका जो निकाय है, इसका जो आपका सिस्टम है वो कैसा होगा? संगत होगा, क्योंकि अद्वितीय हल जब मिलता है तो वह एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। उस स्थिति में निकाय कैसा होगा? संगत होगा, प्रतिच्छेदी की तरह। अब इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड रूल क्या है? यदि आपने डेल जो मूल सारणी का उसका मान निकाला, वो मान आ गया 0, और डेल 1 डेल 2, यहाँ तो मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, अगर 3 चरों वाली होगी तो डेल 3 भी शामिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डेल 1 और डेल 2 निकाला आपने, उसका मान आ गया 0। तो इस स्थिति के अंदर ध्यान से सुने, जब आपके पास सारे ही पद 0 आ जाएं, यानी सभी सारणिकों के मान है वो 0 आ जाए, 0 आ जाएं, उस स्थिति के अंदर आपका जो निकाय है, यानी ये जो समीकरणों, दोनों समीकरणों को मिलकर जो सिस्टम बना है वो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फिक्स नहीं है। जब सारे मान 0 आ जाते हैं तो वो एक अनिर्धारीय रूप बन जाता है। उस स्थिति में आपका निकाय है वो संगत व असंगत कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि वह संगत होता है तो उसके हल आते हैं अनंत। अगर वो संगत हो जाए तो उसके हल कितने आएंगे? अनंत। कब? संगत होने पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनंत हल कब आ रहे हैं, तो निकाय कैसा है? संगत होने पे आता है, जब वो दोनों एक दूसरे को संपाती होते हैं। तो यहाँ भी अगर ये तीनों में अनिर्धारीय रूप है, तो अगर इसमें निर्धारित होता है कि वो संगत है, उस स्थिति में इसका अनंत हल आएगा। अगर वो असंगत होता है तो उसका कोई भी हल नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये है कि डेल इज इक्वल 0 है, और इसके साथ में डेल 1 व डेल 2 में कोई भी एक, जरूरी नहीं है दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक अशून्य हो, अर्थात नॉन जीरो हो। जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो वाली कंडीशन तो ऊपर आ गई। दोनों में से कोई भी एक, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो आता है, आप देख पाते हैं अगर डेल का मान 0 होगा, जैसे डेल 1 है वो 0 नहीं है और डेल है वो 0 है, 0 है तो डेल 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा? एक इनफाइनाइट फैक्टर बनेगा। इनफाइनाइट फैक्टर बनेगा। उस स्थिति में इससे संबंधित जो समीकरण निकाय है उसका कोई भी हल विद्यमान
नहीं होगा। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है वो आ जाएगी उसमें कि उसका कोई भी हल नहीं होगा और समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो आपको जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो आपको इन्हीं कंडीशन के द्वारा पता लग जाएगा कि उसका हल आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये कंडीशन ध्यान में रखना, डेल नॉट इक्वल टू 0 है तब उसमें केवल एक ही कंडीशन आएगी कि उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। डेल 0 आ जाए तो वो डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 इन पे भी डिपेंड करता है। अगर इनका मान 0 आ गया तब समीकरण निकाय संगत होने पर उसके हल अनंत आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये आप लिख, उसमें हल तो निकलेंगे नहीं, केवल ये बात लिखनी है अपने को। और डेल इज इक्वल 0 आ जाए, साथ में इन दोनों में से कोई भी एक यदि 0 नहीं आता है, उस स्थिति में समीकरण निकाय है उसका हल है वो विद्यमान नहीं होगा और समीकरण निकाय आपका असंगत होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब एक कंडीशन और है और उस कंडीशन के संतुष्ट होने पर ही हम क्रेमर नियम का यूज करते हैं। वो कंडीशन क्या थी, कल रह गई थी एक, कि जैसे आपके पास कोई समीकरण निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल d1, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल d3। आप चेक करें, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम दी गई है, इसके अंदर जो अचर पद आते हैं उन अचर पद के मान 0 हो जाएं, सारे के सारे क्या हो जाएं, 0। उस स्थिति के अंदर ये जो समीकरण निकाय है ये आपका होमोजीनियस बन जाता है, अर्थात समघाती बन जाता है। ठीक है, और अगर इनके मान तीनों के मान 0 नहीं आते हैं, उस स्थिति में ये नॉन होमोजीनियस रहता है, नॉन होमोजीनियस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं विषमघाती। क्लियर है? d1 d2 d3 0 होते ही क्या बन जाएगा, समघाती, और अगर ये 0 नहीं है, कोई ना कोई मान है इनके, तब ये बनेगा विषमघाती। और जो विषमघाती जो फंक्शन, विषमघाती जो समीकरण निकाय आपके पास होगा उन्हीं को हम क्रेमर रूल से हल करते हैं। तो आपने जो एग्जांपल सोल्व किए होंगे, अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उसका कुछ ना कुछ मान है, वो मान 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाते थे क्रेमर नियम से। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये 0 होते तो आप उसको अपने सारणिक में 0 0 0 लिखते तो वो सारणिक का मान है वो हमेशा 0 मिलता, क्योंकि अगर किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं तो उसको क्या बना देंगे, 0। तो उस स्थिति में x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसलिए क्रेमर नियम से केवल नॉन होमोजीनियस विषमघाती जो आपके पास समीकरण निकाय है उसी का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन भी एक इसमें ध्यान रखना। इसके बाद में इसका नेक्स्ट रूल जो है वो है आव्यूह सिद्धांत। इसके बारे में छोटा सा तो आपको बताया था, फिर से आप चेक कर लें आव्यूह सिद्धांत क्या है और इसको समझ लें। ये सिद्धांत से सवाल हल के है, आपके एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है। देखो, जैसे a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल b1, ऐसे ही इनकी a22y इनकी स्थिति के आधार पर ही मैं समीकरण लिख लेता हूँ। और ये है आपका a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल b3। ठीक है, आपके पास 3 चरों वाली रैखिक समीकरण है, वो ये है 1 2 3। अभी जैसे पीछे मैंने लिखा था, इनको मैट्रिक्स गुणन के रूप में लिखो, तो यहाँ इसमें तो आएंगे केवल गुणांक a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33। यहाँ पे आएंगे x y z, यहाँ पे आएंगे b1 b2 b3। ठीक है, अगर हम इसको एक नियम रूप में लिखें तो इसको पूरे को a में लिख सकता हूँ a, इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल, इसको लिख सकता हूँ b। ये लो भाई, ठीक है। अब यहाँ चेक करें, यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे उसमें अभी हमने किया था क्रेमर नियम से, वैसे ही आव्यूह सिद्धांत से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x y z। अब यहाँ देखो, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है हल करने पर कि यहाँ आता है x y z और यहाँ आता है 3 5 7, इस प्रकार से कोई इक्वल आता है, तो क्या बनता है, x का मान 3 के बराबर, y का मान 5 के बराबर, z का मान 7 के बराबर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इनको सोल्व करने पर भी कुछ इसी प्रकार की कंडीशन हमें प्राप्त होगी जब इनके एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे। यहाँ चेक करें, ax बराबर b है,
तो ax बराबर b है, तो ये कंडीशन कब आएगी? अगर ये कंडीशन यहाँ पे बनती है, इट मीन्स ये क्या है? अक्स है, और यहाँ पे कोई ना कोई संख्यात्मक मान ही आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है आपकी, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इनवर्स b। यहाँ चेक करें, इसको आपको सोल्व करना होता है, और सोल्व कैसे करना होता है ध्यान दें। यहाँ हमारे पास LHS में केवल अक्स होना चाहिए, अर्थात अक्स वाई जेड की एक मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसको हम अक्स कहते हैं। ये यहाँ पे इसके साथ में कौन आ रहा है? ए आ रहा है। इस ए को मुझे यहाँ से हटाना है। अब हटाऊंगा तो कैसे हटाना है? कोई भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें संक्रियाओं का यूज़ करना पड़ेगा। संक्रिया कैसे? ए कब हटेगा? तो आपने एक परिभाषा पढ़ रखी है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल आई इज इक्वल ए इंटू ए इनवर्स। तो अगर इस ए के पीछे मैं ए इनवर्स के साथ संक्रिया करवाऊंगा तो ये आई बन जाएगा, जो कि आई होता है एक यूनिट मैट्रिक्स जिसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से ये ए हट जाएगा। तो इस ए को हटाने के लिए मुझे दोनों पक्षों में ए इनवर्स के साथ में वाम संक्रिया करवानी पड़ेगी। चेक करें, वाम संक्रिया कराओ, ए इनवर्स इंटू ए अक्स दोनों पक्षों में होगी, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स ए क्या हो गया? आई अक्स, ये हो गया। आई का मान 1 होता है, तो ये हो गया यहाँ पे अक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। ये लो भाई, हो गया क्लियर। अब इस डेफिनेशन को आप प्रूव करके आप इसमें मान ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसके द्वारा समझेंगे। आपके पास ए मैट्रिक्स है, समीकरण निकाय लिख देता हूँ 2 के, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 6। इनको आप समीकरण निकाय के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 3 3 1, फिर x y, फिर 5 और 6। ये लो, ये a, ये x, ये b। अब यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन लगानी है कि x इज इक्वल ए इनवर्स b, ये डेफिनेशन लगानी है। आप यहाँ से लिखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है? 2 3 3 1, ये है। इसके साथ में b की वैल्यू कितनी है? 5 और 6 है। अब चेक करें, आपको ये डेफिनेशन लगाने के लिए ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके। ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। अब इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। चेक करें, ये नियम केवल तभी लागू होता है, ध्यान देना, ए इनवर्स कब निकलता है? जब आपको पता है कि ए है वो नॉट इक्वल 0 होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो वरना ए इनवर्स से निकलता ही नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले आप सारणिक ए का मान ज्ञात करो। सारणिक ए का मान आएगा 2 3 3 1। सोल्व करो इसको। 2 - 9 बराबर -7, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/7, ठीक है। और यहाँ पे आएगी 7 में 2 के क्रम की है तो कर दो चेंज, 2 1 -3 सॉरी, इनका क्रम चेंज हो गया, 1 2, और ये इनका चिन्ह चेंज हो गया। ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। अब ए इनवर्स आपके पास आ गया। इस ए इनवर्स को इस डेफिनेशन में रखो तो x इज इक्वल क्या होता है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान है -1/7, और यहाँ पे क्या आ गया? 1 -3 और 2, और इसके साथ में कौन है? b है। b का मान कितना है? 5 और 6 है। चेक करो, -1/7, इसको गुणा करवा दो। 5 - 18, 5 में से 18 गए, -13, इसको करो -15 प्लस के 12 -3, -1/7 का भाग लगाओ अंदर, तो ये तो बनेगा 13/7 और ये बनेगा 3/7। अक्स के इक्वल आया है, इसका मतलब अक्स का मान 13/7 है और वाई का मान 3/7 है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है और ये मान है ये निकालने हैं। तो आपने किए भी होंगे ऐसे। तो अब आपको आव्यूह सिद्धांत से अगर सोल्व करना हो तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, और अगर क्रेमर नियम से प्रूव करना है तो उसके लिए जो कंडीशन भी है आज मैंने बताई है, तो उसके द्वारा आप इसके 5.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ ने मुझे क्वेश्चन बताए थे कि जैसे छठा प्रश्न है, 10वें प्रश्न है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, तो अब आप इसको दोबारा सोल्व करना। फिर भी यदि नहीं आते हैं तो मुझे आज बताना, ताकि कल की क्लास में उसको शामिल किया जा सके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।